दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी में एक टॉपिक लेते हैं। वायुमंडल की जो विभिन्न परत हैं उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी परत है और उनका किस किस टर्म में हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है आई मोस्ट। इससे हम लोग याद कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे लास्ट नीचे का जो है उसका नाम है इसे ट्रोपोस्फेयर, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। फिर उसके जब ऊपर जाते हैं तो यह है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग समताप मंडल। और समताप मंडल में ही एक परत आ जाता है जिसको कहते हैं ओजोनोस्फेयर, यानी कि जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जहाँ पर कि ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओजोन को मापने के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ओजोन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक गैस है जो कि हम लोगों को पृथ्वी सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं तो उनसे हम लोगों को रक्षा करती है ओजोन किरण, ओजोन रेस। उसके बाद एम से आ जाएगा हम लोगों का मेसोस्फेयर, और आई से हो जाएगा आयोनोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल। तो आयोनोस्फेयर में सारे गैस आयन के रूप में रहते हैं और वहाँ पे मेनली जो आयोनोस्फेयर का यूज होता है वो विभिन्न वेव, जो रेडियो वेव्स या फिर शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ये सबको वहाँ से टकरा करके संचार साधनों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर आयनोस्फेयर आ जाता है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एक है, ये मान लेते हैं कि इक्वेटर है, यानी कि यहाँ पे विषुवत रेखा है और यहाँ पे पोल है, पोल यानी ध्रुव है। तो जो क्षोभ मंडल होती है उसकी जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पे ज़्यादा होती है और पोल पे कम होती है। पोल पे मात्र ये 8 किलोमीटर के करीब होती है और यहाँ पे ये 18 किलोमीटर के करीब होती है। तो इससे ये क्यों होती है? क्योंकि पोल पे एक तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण वो वायुमंडल को ज़्यादा अपनी ओर खींचती है। और वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ज़्यादा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल पे कम होती है। तो जिसके कारण कि वहाँ पे वायुमंडल जो है कि मतलब क्षोभ सीमा जो है वो 8 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर ज़्यादा हीटिंग होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण कि वायु ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है, जिसके कारण कि इक्वेटर पे जो है उसकी ऊंचाई हो जाती है आपको 18 किलोमीटर के करीब। उसके बाद क्या होता है कि एक जो यहाँ पे एक इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज, ये जो ट्रोपोपॉज है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर का, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जोन है। और जितने भी मौसम की घटनाएं हैं वो इसके नीचे ही होते हैं, क्योंकि बादल बनने के लिए ये आवश्यक है कि एयर का ठंडा होना, ऊपर जाने के साथ एयर ठंडा होता है, कंडेंस होता है और बादल बन करके पानी पड़ता है। तो अगर ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर है उसमें क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में बादल नहीं बनेंगे और वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए जितने भी बादल वाली घटनाएं हैं वो इसी के अंदर होती है। और ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने के साथ में टेम्परेचर क्या होती है, घटती है। अगला आ जाते हैं कि हम लोग लेयर जो है उसको है, इसको पूरे को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल।
और इस समताप मंडल में ही जो कि यहाँ पे 25 से 30 किलोमीटर तक का जो होता है, ये 30 किलोमीटर मान सकते हैं। तो ये जो लेयर है, ये वाला लेयर, इसको कहते हैं हम लोग ओजोन लेयर, ओजोनोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है कि ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इस लेयर में, और ओजोन जो है वो इक्वेटर पे बनते हैं और पोल पे जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये जो साइकिल एक तरह से चलता है, इस साइकिल को कहते हैं चैपमैन साइकिल। और फिर यहाँ से ये ओजोनोस्फेयर, ये ओजोन मंडल हो गया। उसके ऊपर जो है ये टोटल जो है ये क्या हो गया, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके ऊपर जाते हैं तो इसको कहते हैं मेसोस्फेयर। दोस्तों ये जो ऊंचाई होती है ये होता है 88 किलोमीटर। ये 30 है, इसको 60 ले सकते हैं, ये 88 किलोमीटर हो गया। तो इसके नीचे जो होता है वायुमंडल, वहाँ पे क्या होता है कि सारे गैस एक दूसरे से पूरे तरह से मिले हुए होते हैं। उनमें कहीं पर भी हम कोई एयर का सैंपल लेंगे तो उसमें विभिन्न गैसों में अगर मानेंगे, नापेंगे, तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, 78% होगा। उसके बाद ऑक्सीजन 21% होगी। उसके बाद फिर आर्गन आ जाते हैं 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस प्रकार से गैसों का वितरण होगा। लेकिन इसके ऊपर जब चले जाते हैं 88 किलोमीटर से ऊपर, तो फिर गैसों का लेयर में पाए जाते हैं, वो होमोजीनियस नहीं रह करके हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, विसमान हो जाते हैं। और फिर 88 किलोमीटर के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पे जो लेयर है वो है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, जैसे डी लेयर होते हैं, ई लेयर होते हैं, एफ लेयर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डी लेयर है, ये एपल्टन लेयर है। ई लेयर जो है उसका नाम है केनेली हेविसाइड। तो ये जो डी लेयर है ये लॉन्ग वेव को रेडिएशन करती है, और जो ई वेव है वो शॉर्ट वेव का रेडिएशन करती है। तो जो शॉर्ट वेव होता है वो ज़्यादा दूर तक अपने रेडिएशन को ले जा सकती है, और जो ई वाला लेयर है वो रात में ज़्यादा एक्टिव होती है। और डी लेयर जो है वो दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके ऊपर जो है ये हो जाएगा 640 किलोमीटर के करीब। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर, यानी कि बाहर मंडल। इसके ऊपर बहिर्मंडल आ जाते हैं। अगर तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से वायुमंडल की संरचना पाई जाती है। और अगर हम इसका टेम्परेचर का ग्राफ इसी में बनाना चाहें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर से लेकर के ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर अगर घट रहा है तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर घट रहा है। तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बनाइए, फिर यहाँ कांस्टेंट, फिर ऐसे घटाइए, फिर कांस्टेंट, फिर यहाँ से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, और फिर डायरेक्ट बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका टेम्परेचर का ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटती है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ती है। फिर उसके ऊपर जो लेयर है मेसोस्फेयर, उसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटेगी, और उसके अगला जो लेयर है उसके बाद टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ते ही चले जाएगी। तो यही है आज। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।